एक दिन भाई ने मुझे और अम्मा को बाहर खाना खाने लेकर गए थे। भाई हर हफ्ते मुझे और अम्मा को कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाते थे। उस दिन भी हम भाई के साथ खाना खाकर होटल से बाहर निकले। हम बहुत थक गए थे और बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। होटल से निकलते हम घर की तरफ रवाना हुए जब हमें सड़क पर एक लड़की गिरी हुई मिली। उसका उलिया बिगड़ा हुआ था और माथे पर बहुत चोट लगी हुई थी। आसपास कोई भी ना था। अम्मा के कहने पर हम उसे अस्पताल लेकर गए जहां उसका इलाज करवाया गया। उसके जिस्म पर मारपीट के बहुत ज्यादा निशानात थे। अब उसके पीछे की कहानी तो वो होश में आने के बाद ही बता सकती थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। रात गए हम लोग घर वापस आए और सुबह फिर उसका पता करने अस्पताल पहुंच गए। शाम के वक्त उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। हम उसे लेकर गाड़ी में बैठे और उससे उसके घर का पता पूछा ताकि उसे उसके घर छोड़ सके, मगर उसने बताया कि वो यतीम है। उसके माँ बाप बचपन में ही घर में आग लगने से जलकर मर गए थे। वो अपने मामू और मोमानी के साथ रहा करती थी, मगर उसकी मोमानी बचपन से लेकर अब तक उस पर सिर्फ जुल्म ही करती आई थी। 24 सालों में एक मर्तबा भी उसकी मोमानी ने उससे मोहब्बत से बात न की थी और हमेशा उसे एक चीज के लिए तरसाया गया था। जरा जरा सी बात पर उस पर जानवरों से बदतर तशद्दुद किया जाता। मामू अपनी आंखों के सामने उस पर जुल्म होता देखते रहे थे, मगर बीवी के सामने कुछ भी ना बोलते। मगर कल तो उन्होंने इंतहा कर दी। मामू के घर पर अदम मौजूदगी का फायदा उठाया और उसे एक सेठ के हाथ बेच दिया। जब उसने जाने से इनकार किया तब बोमानी ने उसको बहुत मारा और जबरदस्ती एक सेठ के साथ बेच दिया। वो बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा कर भागी थी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको अपने साथ घर ले आए और उसे बिल्कुल मेरे और भाई की तरह ही मोहब्बत करने लगे। वो सेठ उसको ढूंढता ढूंढता उसे पहुंच गया था, मगर भाई ने उसके खिलाफ पर्चा कराकर उसको जेल में बंद करवा दिया। अम्मा ने उसके साथ बिल्कुल बेटियों जैसा बर्ताव ही किया था। उसे कभी ये एहसास ना होने दिया कि वो पराई है या उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वह हर वक्त हमें जी जी करते ना थकती थी। जल्द ही वो हम सब में घुल मिल गई थी। अम्मा ने उसे हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। वो मेरे और भाई के साथ हर जगह घूमती फिरती, मगर अब लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त ना हो रही थी। वो भाई और नाजिया को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे। तभी अम्मा ने भाई और नाजिया की शादी करवा देने का फैसला कर लिया। अम्मी ने अपनी तरफ से उनकी बेहतरी के लिए फैसला किया था, मगर अम्मा कहाँ जानती थी कि उनका ये फैसला किस कदर गलत साबित होने वाला है। अगर अम्मा को पता होता कि उनके इस फैसले से मुस्तकबिल में उनको किस किस्म की तकलीफ का एहसास करना पड़ सकता है तो यकीनन वो कभी यह फैसला ना करती। अम्मा ने तो उस पर एहसान किया था, मगर वही एहसान फरामोश निकली थी। रिश्ते बदलते ही उसके रंग ढंग और नजरें बदल गई थी। वो खुद को किसी रियासत की मलिका समझने शुरू हो गई थी। मेरे और अम्मी के साथ उसका रवैया बिल्कुल अजनबियों के जैसा हो गया था। उसकी नज़र में हमारी तिंग के बराबर भी अहमियत ना रही थी। हमने फिर भी उसे कुछ ना कहा था। हमने तो उसे इज्जत दी थी, कभी उसे बराया नहीं समझा था। जब से आई थी उसे इस घर का फर्द ही बना कर रखा था। अब उसने अपनी आंखें उठाकर माथे पर रख ली थी तो उसमें हम क्या कर सकते थे। जब उसके मां बनने की खबर मिली तो हमारे पांव खुशी से जमीन पर ही न टिके रहे। अम्मा ने कई नोट उसके सर से वार कर उसका सदका दिया। हम बेतहाशा खुश थे, मगर हमारी ये खुशी बस कुछ वक्त की ही थी। 4 महीने बाद ही हमारे अरमानों पर भाभी ने बुरी तरह से पानी फेर दिया और अब उसके एक हफ्ते बाद ही मुझ पर ये चोरी का इल्जाम भी लगाती है। उसे ये सोच भी नहीं आई कि मैं भला अपने ही घर में चोरी क्यों करूंगी। मुझे किस चीज की कमी थी जो मैं ऐसे गिरी हुई हरकत करती, वो भी अपने ही घर में। भाभी ने तो मुझे खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी ना छोड़ा था और किसी से क्या बात करती। मैं उस दिन के बाद से अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। यूं बार बार रुसवा होने से अच्छा था कि मैं उसकी आंखों के सामने ही नहाती। मैं सिर्फ खाना बनाने किचन में जाती और अपना खाना लेकर कमरे में आ जाती। बाकी अब किसी से मेरा कोई सरोकार ना था। अम्मा भी अब मुझे उनके सामने ना बुलाती। इस वाक़े को पूरा साल गुजर गया था। मेरे और भाई के दरमियान ताल्लुकात अभी तक ठीक ना हुए थे। अम्मा मुश्किल से भाई का दिल मेरी तरफ से साफ करती, मगर भाभी फिर से कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती कि जिससे मैं भाई की नजरों से गिर जाती। अम्मा आजकल मेरे रिश्ते ढूंढने में लगी हुई थी ताकि मुझे जल्द अज जल्द इस जहन्नुम से निकाल कर रुखसत कर दे, क्योंकि यहाँ इस घर में भाभी ने मेरा सांस लेना भी मुहाल कर दिया था। जल्द ही अम्मा के खानदान ने अपने आने का इजहार किया। अम्मा ने उनको इतवार वाला दिन आने का कहा क्योंकि उस दिन भाई भी घर पर होता था। भाभी फिर उम्मीद से थी। इतवार वाले दिन अम्मा ने मुझे कहा किचन का सारा काम मैंने खुद देखना है, उन लोगों के एहतमाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने सर आसबात में हिला दिया। वो लोग शाम के चाय पर आए थे। मैंने अच्छी खासी दावत का इंतजाम कर लिया था। खाने पकाने में मैं माहिर थी और मुझे लगाव भी था। अम्मा और भाई को रिश्ता मुनासिब लगा। भाभी कमरे से बाहर ही ना आई थी। अम्मा के कहने पर लवाजमात लेकर बैठक में आई।
अभी मैं दरवाजे पर ही पहुंची थी कि जब भाभी की दिलखराश चीखों से पूरा घर गूंज उठा। हम सब मेहमानों समेत भाभी की तरफ गए, जो किचन के दरवाजे पर ही नीचे गिर पड़ी थी और पेट पकड़े जोर जोर से चीख रही थी। भाई जैसे ही भाभी के पास पहुंचे, भाभी मुझे चीखने लगी। मैंने आगे बढ़कर भाई की मदद करने की कोशिश की ताकि भाभी को उठा सकूं, मगर मेरे हाथ लगाते ही भाभी ने मुझे जोर से दूर धकेल दिया और भाई से कहने लगी, नासिर इसको कहो मुझे हाथ ना लगाए, ये कातिल है, इसने आज दूसरी मर्तबा मुझसे मेरी औलाद छीनी है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरी गलती क्या थी, मैंने तो बस इसे इतना कहा था कि चाय के लिए ये वाले कप ना लेकर जाओ, बल्कि मेरी अलमारी से नए वाले निकाल लो। बस इतनी सी बात पर इसे मुझे धक्का दे दिया। इसने मेरे अंदर पलने वाली जान का ख्याल भी ना किया। इसे कहो जाओ यहाँ से। भाभी ने मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी खूब बुराइयां की थी। बुलूब माजूक करते वापस चले गए थे, जबकि भाई ने गुस्से में आकर पेदर पे मुझे कहीं थप्पड़ मारे थे। वो तो मुझे जान से मारने पर तुले हुए थे। जब अम्मा बीच में आ गई थी, भाई ने मेरे साथ साथ अम्मा से भी बातचीत बंद कर दी थी। अम्मा ने भी अब की बार भाई को मनाने की कोशिश ना की थी, क्योंकि हम जान गए थे कि भाभी खुद ही बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, इसीलिए हर बार अपने बच्चे को खुद खत्म करके मेरे और अम्मा पर इल्जाम लगा देती है। इसके नजदीक बच्चे सिवाय चौंचलों के कुछ नहीं थे, इसलिए वो इन चौंचलों में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। अम्मा ने मुश्किल से एक रिश्ता ढूंढा था, वो भी भाभी की वजह से इनकार कर गया। अब सब लोग ही हमें बुरा समझने लग गए थे। भाभी पूरे मोहल्ले में मजलूम बनी फिरती और हमें जालिम और सफाक साबित कर दिया था, इसीलिए कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वक्त गुजरता गया। चंद महीने ही बगैर हंगामे कर गुजरे थे कि भाभी ने फिर से अपने बच्चे को मार के मलबा हमारे सर डाल दिया। उस दिन भाभी ने भाई को बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ कर दिया। भाई बहुत गुस्से में आ गया, उसने अम्मा से बेहद बदतमीजी की और मुझे बहुत मारा। उससे भी उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो उसने मुझे और अम्मा को घर से निकाल दिया। मैं और अम्मा काफी देर तक घर के बाहर खड़ी दरवाजा बजाती रही, मगर उन दोनों मियाँ बीवी के कान पर जूं तक न रहेंगे। भाभी ने खानदान भर में मुझे और मेरी माँ को बुरा साबित कर दिया था। कोई भी हम दोनों को पनाह देने के लिए राजी नहीं था। आखिरकार पड़ोस की एक आंटी ने तरस खाकर मुझे और अम्मा को अपने घर पनाह दे दी। कैसे दिन आ गए थे ना, हमने जिस बेघर को बेसहारा को सहारा दिया, घर दिया, छत दी, अपने घर का फर्द बनाया, आज उस एहसान फरामोश ने हमारे सर से ही छत छीन ली थी और हमें बेसहारा कर दिया था। जो हमारे टुकड़ों पर पली थी, आज उसकी वजह से हम किसी के टुकड़ों के मोहताज हो गए थे। अम्मा ने उस हालत में भी उन दोनों की खुश रहने की दुआ की थी, मगर मेरे दिल से उनके लिए आह निकल चुकी थी और मजलूम की आह तो सीधा हर्ष पर जाती है। कुछ दिन के बाद घर से भाभी के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। न जाने अब इसे क्या तकलीफ हो गई थी जब वो इस तरह से चीख रही थी। अम्मा उसके बारे में बहुत फिक्रमंद हुई थी। अगले ही दिन हम शहर में बैठी हुए थे जब दरवाजा खुला और भाई अंदर दाखिल हुए और सीधे आकर अम्मा के कदमों में गिर गए और रो रो कर अम्मा से माफी मांगने लगे और अम्मा से कहा कि वापस घर चले, मगर अम्मा ने इनकार कर दिया और उठकर कमरे में चली गई। उसके बाद भाई मित्र मुड़े थे। उनकी हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया, मगर उनको एहसास दिलाना जरूरी तो था। उन्होंने मेरे और अम्मा के साथ कितना गलत किया था ना, इसीलिए भाई के कुछ कहने से पहले ही मैंने उसे कहा कि वो यहाँ से जा सकते हैं और मैं भी अम्मा के पीछे अंदर आ गई। फिर अक्सर वक़्त भाभी हजानी अंदाज में चीखती भी पाई जाती थी, किसी को वजह मालूम ना थी। भाई रोजाना पड़ोस के घर आती और अम्मा के पाँव में गिरकर अम्मा से माफिया मांगती, मगर मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया था कि अब उनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ये मैं वापस इसी घर में ले जाकर अपनी बीवी से बेइज्जत करवाएंगे। अम्मा भी मेरी बात से मुत्तफिक थी। भाई रोजाना नामुराद लौट जाता था, उसको एहसास करवाने के लिए ये जरूरी था। उन्होंने तो बीवी को सर पर ही चढ़ा लिया था। माँ और बहन का कोई एहसास ही नहीं रहा था। एक दिन अम्मा की बात होगी, वो भाई के साथ जाने पर तैयार हो गई थी। जैसे ही हम दोनों घर पहुंची, हमारे पैरों तरह से जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने ही भाभी फर्श पर कांच तोड़े उन पर चल रही थी और साथ ही साथ चीखे मार रही थी। मैं और अम्मा हैरत ज़दा होकर ये मंजर देख रही थी। जब भाई ने आगे बढ़कर भाभी को एक तरफ करके बिठाया, भाभी ने जैसे ही अम्मा को देखा, फौरन से आकर अम्मा और मेरे कदमों में गिर गए और हमसे माफिया मांगने लगे। साथ ही साथ उसने भाई को बताया कि तूबा ने कभी कोई गुनाह नहीं किया था। उसने इकरार कर लिया था कि मैं बेकसूर थी, ना ही मैंने कोई कत्ल किए थे और ना ही मैंने चोरी की थी। ये सब चाल भाभी की अपनी थी। दरअसल वो 24 साल तक इस घर में रही थी, जहाँ हर तरफ उसकी मुमानी जैसी चालबाज औरत की चलती थी कि कैसे वो अपनी नंदों, सास ससुर और देवरों के साथ रहा करती थी। जब अम्मा ने उसकी शादी भाई के साथ कराई तो वो भी अपनी मुमानी जैसे बर्ताव करने लगी, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं और अम्मा उसको और भाई को खुश नहीं रहने देंगे।
ऊपर से कहीं उसकी मुलाकात उसकी ममानी से हुई तो ममानी ने उसे मोहब्बत के जांचे में फंसा कर और पट्टियां पढ़ा दी। मेरी भाभी ने कबूल किया कि वो कभी हामला हुई ही नहीं थी, बस भाई को मेरे और अम्मा के खिलाफ करने के लिए अपनी ममानी के कहने पर बिला सोचे समझे कुछ और करती चली गई। हमें घर से निकालने के बाद वह दिन अस्पताल गई, वहां से पता चला कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बांझ थी। इस खबर ने उसे हिला कर रख दिया था। उसको अपने सारे गुनाह याद आने लगे और जब जमीर पर बोझ पड़ा तो वह यूं खुद को तकलीफें दे देकर जमीर की आवाज को खामोश कराने लगी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? अम्मा ने अपनी असली अच्छाई की वजह से बहू को माफ करने में लम्हे की देर ना लगाई थी। मगर मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। जानती हूँ उसको उसके किए कि अल्लाह ने बहुत बड़ी सजा दी है, मगर मैं जब भी उसको माफ करने का सोचती हूँ उसके लगाए गए इल्जाम याद आ जाते। अब बस अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे दिल में उसके लिए रहम डाल दे ताकि मैं उसको माफ कर सकूं।